डियर स्टूडेंट, मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक संध का टॉपिक जो 12वीं क्लास के संस्कृत साहित्य का महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें से आपके 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो चलो मैं आपको बताता हूँ। संध, तो संध का अपर नाम वृत्त नाम से जाना जाता है। संध के भेद कितने हैं तो आपको ध्यान रखना है। संध के 2 भेद होते हैं, एक तो मात्रिक संध होता है, एक होता है वर्णिक संध। अब कहते हैं कि जो संध होगा उसमें मात्रा लगाना, तो आपकी इसमें 2 मात्रा होती है, एक तो होती है लघु और एक होती है गुरु। तो आपको पता होगा कि लघु मात्रा, लघु के लिए आपको सिर्फ एक डंडी लगाते हैं और गुरु के लिए आपका इंग्लिश का जो एस होता है, अवग्रह होता है, वो लेते हैं। अब कहते हैं कि लघु मात्रा कहाँ लगाई जाती है और ये गुरु मात्रा कहाँ लगाई जाती है। तो आपको बता देते हैं कि लघु मात्रा जो ह्रस्व स्वर होते हैं, तो संस्कृत में ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं? अ, ई, उ, री और ली। अगर लघु स्वर युक्त कोई वर्ण आता है तो आपको वहाँ पे कौन सी मात्रा लगानी है? लघु मात्रा लगानी है। और गुरु मात्रा जो दीर्घ स्वर होता है, वहाँ पे आपको गुरु वर्ण होता है, वहाँ पे आपको लगानी है गुरु मात्रा, जो आपका इंग्लिश का एस या अवग्रह होता है, उसी के हिसाब से लगा सकते हैं। ठीक है। फिर गुरु मात्रा और कहाँ लगाते हैं तो आपको ध्यान रखना है। गुरु मात्रा एक तो अनुस्वार, क्या आपको एक तो ध्यान रखना, अनुस्वार, विसर्ग, संयुक्त, जो संयुक्त अक्षर होता है उसके पूर्व वर्ण पर आपको ये लगेगी गुरु की मात्रा। अनुस्वार युक्त कोई वर्ण है, उसके जो वह है ना पूर्व जो भी वर्ण आएगा उसके ऊपर गुरु की मात्रा लगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसका आपका एक क्वेश्चन आता है कि लघु और गुरु मात्रा से संबंधित क्वेश्चन, तो आपको इसका थोड़ा ध्यान रखना है और इससे कोई क्वेश्चन आपके आ सकता है। तो आपको लघु और गुरु से संबंधित ये ध्यान रखना है। ये वाला आप देख लेना कि लघु के लिए कौन सी एक खड़ी पाई और गुरु के लिए आपका इंग्लिश का अवग्रह के रूप में। फिर कहते हैं गुरु मात्रा अनुस्वार और विसर्ग, एक तो आपका अनुस्वार आएगा और एक आएगा आपका विसर्ग वाला, जो ये देख लेना, इसमें आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अनुस्वार, विसर्ग और संयुक्त वर्ण के पूर्व वर्ण पे आपकी कौन सी मात्रा लगेगी? गुरु मात्रा लगेगी। कौन सी मात्रा लगेगी? गुरु। ठीक है। फिर इसके बाद में आपको आता है संध। संध के प्रत्येक जो चरण होता है उसको हम पाद कहते हैं। उसके 4 चरण होते हैं। किसी भी संध के कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। ठीक है। उसके बाद में छंद में होता है एक यति आती है। तो यति को संध में विराम भी कहते हैं, विच्छेद भी कहते हैं, विरति कहते हैं। जहाँ छंद में है किंचित मात्रा में रुकना, थोड़ा समय के लिए वहाँ पे रुकना, जो एक जो कॉमा लिखी आती है वहाँ पे रुकना, जो विराम आता है उसको है ना यति कहते हैं। वो यति को कितने नाम से जाना जाता है? विराम, विच्छेद और विरति के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो आपको ये भी अगर क्वेश्चन आ सकता है कि भाई यति के अपर नाम किम, तो आपको ध्यान रखना है कि यति के अपर नाम आपके कौन कौन से हैं। तो यति के अपर नाम ये आपके दिया हुआ है, विराम, विरति और विच्छेद और विरति। फिर होता है गण, क्योंकि जो गण होता है, गण के माध्यम से ही जो संध होता है उसकी पहचान की जाती है। उसके लिए सूत्र होता है ये माता राजबाना सलगा। आपका सूत्र कौन सा है? ये माता राजबाना सलगा। इस सूत्र के माध्यम से ही गण निर्धारण किया जाएगा। कौन से? इस सूत्र माध्यम से ही गण का निर्धारण किया जाएगा। तो अभी जैसे गण में कितने वर्ण होते हैं? तो 3 वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? गण कहते हैं। 3 वर्णों के जो समूह होगा उसको हम क्या कहेंगे? वर्ण जो 3 होगा उसको हम 3 वर्णों के समूह को क्या कहेंगे? गण कहेंगे। अब गण कितने प्रकार के होते हैं? तो गण आपके कितने प्रकार के होते हैं? गण 8 होते हैं। कितने गण होते हैं? 8। और प्रत्येक गण में 3 वर्णों के समूह वर्ण होगा, उसको ही गण कहते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद में आपको ये सूत्र आपको पता होगा, ये माता राजबाना शलगा। तो आपको देखो ये माता राजबाना शलगा जो सूत्र, इसके ऊपर मात्रा लगाएगा, उसके हिसाब से गण होता है। तो सबसे पहले आपका कौन सा गण आता है? यह गण आता है। कौन सा गण आता है? यह गण। कौन सा गण है? यह गण। यह गण के लिए देखो ये माता रा। ठीक है। कौन सा आता है? ये गण के लिए कौन सा आएगा? ये माता रा। तो ये माता के लिए ये हो गया। तो यहाँ से आपको लेके यहाँ तक जो ये माता रा, तो ये गण के लिए ये गण, तो ये माता रा। तो पहले आपके पहले आपकी लघु आएगी, फिर 2 आपके गुरु आएगी। तो आदि लघु होगा। कौन सा होगा? आदि लघु। जो पिछली बार एग्जाम में आया था कि आदि लघु किस गण की मात्रा होती है? तो ये गण की होती है। फिर दूसरा आपका गण आता है म गण। कौन सा गण आता है? म गण में होता है माता रा और उसके ऊपर तीनों है ना गुरु मात्रा लगेगी, त्रिगुरु।
तो ये देखो ये प्रश्न आ सकता है त्रिगुरु, तो त्रिगुरु किस में होती है? म गण में होती है। किस में होती है? म गण में होती है। म गण, ठीक है। मातारा, इसमें आपकी क्या होगी? त्रिगुरु होगी। फिर आता है रग तगण, तगण में होता है ताराज, तो गुरु गुरु लघु, तो इसमें आएगा अंत लघु मात्रा होगी, यानी अंतिम में कौन सी मात्रा आएगी? लघु आ गया, तो ऐसे अंत लघु मात्रा तो हो जाएगा आपका तगण। फिर आता है रगण, राजभा, राजभा, तो उसमें मात्रा क्या लगी जाएगी? गुरु लघु गुरु, मध्य में आपकी क्या होगी? इसकी लघु। आपको ये ध्यान रखना, सूत्र बस आपको ध्यान होना चाहिए। ये माता राजा भान शलगा, अगर ये आपको पता है तो इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपका गलत नहीं होगा। ये आप कॉपी के पीछे जो रब कार्य में आप वहाँ पे लिख सकते हैं, ये माता राजा भान शलगा, फिर आप इसके हिसाब से गण जो मात्रा लगा सकते हैं, इससे आपका गलत नहीं होगा। फिर आपके आता है जगण, जबान, तो आपके होता है लघु गुरु लघु, मध्य में क्या आ जाएगी? गुरु। इसमें देखो मध्य में लघु तो आती है रगण की, और मध्य में गुरु किसकी आएगी? जगण की होगी। फिर आता है आदि गुरु, आदि गुरु की किसकी हो जाएगी? बगण की होगी, बाना श, ठीक है। तो आदि में आपकी गुरु किसकी हो जाएगी? बाना श, बगण की होगी। किसकी होगी? बगण की होगी। फिर आपके आता है नगण, नशल, तीनों लघु मात्रा, तीनों क्या होती है? लघु मात्रा। एग्जाम में आ सकता है आपको तीनों लघु मात्रा किसकी होती है? न गण की होती है, ठीक है। किसकी होती है? न गण के। फिर होता है सगण, सगण में क्या होता है? सलगा, आपके लघु लघु गुरु, अंत में आपके क्या आ जाएगी? गुरु मात्रा आ जाएगी। अंत में आपके क्या आ जाएगी? गुरु मात्रा आएगी। तो ये हो गया आपका सगण हो गया, ठीक है। तो इसके आधार पे आपके है ना कोई भी सन होगी इसकी पहचान। आपके प्रश्न आता है कि कोई भी श्लोक लिखा आ जाता है तो उसमें पहचान करना है कौन सा सन है और उसका नाम लिखना। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है? उसके वर्ण गिनने। क्या गिनने? आपके वर्ण, वो भी प्रत्येक चरण के वर्ण गिना, न कि पूरे जो 4 चरण है उसका पूरा वर्ण, चरण जो 4 चरण होता है उसका पूरे वर्ण नहीं गिनना, आपके प्रत्येक चरण का गिनना है। उसके आधार पे आपके सन की पहचान होती है। तो सबसे है ना पहला सन आता है आपका अनुष्टुप सन आता है। कौन सा आता है? अनुष्टुप। अनुष्टुप संध में क्या होता है? इसमें 8 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 8 वर्ण होते हैं, ठीक है। तो इसका उदाहरण, आपको इसका लक्षण तो आपको पता होगा। श्लोके षष्ठे गुरुज्ञम सर्वत लघु पंचनम दीर्घ चतुर्पाद्य हर्ष सप्त दीर्घमन्यम। इसमें क्या कहता है कि अस्मिन संध से प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 8 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 8 वर्ण होते हैं, ठीक है। तो अनुष्टुप संध में प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 8 वर्ण होते हैं, यह आपको पता होना चाहिए। फिर इसका छठा, प्रत्येक चरण का जो छठा वर्ण होगा ना वो कौन सा होगा? गुरु होगा। कौन सा होगा? गुरु। और उसका 5वां वर्ण होगा ना वो क्या होगा? लघु होगा। क्या होगा? इसका 5वां वर्ण आपका लघु होगा, ठीक है। छठा वर्ण गुरु और 5वां वर्ण क्या हो जाएगा? लघु। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अनुष्टुप का ये लक्षण है, तो आपको ये ध्यान रखना है इसका कौन सा वर्ण आपका लघु होता है, कौन सा गुरु होता है। इसका है ना हो सकता है लक्षण पूछ सकते हैं कि श्लोके षष्टम खाली जगह, पंचम खाली जगह। तो श्लोक का जो छठा अक्षर होता है ना अनुष्टुप का वो होता है गुरु होता है, और 5वां क्या होता है? लघु होता है। फिर आपको उसका उदाहरण देख लो, कोई भी श्लोक आता है, ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है चंड गच धवा चव दंडव स वो मनासी जानता में। देखो इसके गण गिनो तो आपके कितने हो जाएंगे टोटल? इसके प्रत्येक चरण में कितने होंगे? 8 होगा। आप प्रत्येक पूरे लाइन गिनोगे तो 16 हो जाएगा। आपको एक चरण, संध में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। तो आपको देखो पहला स, ये ड वाला जो है ये पूरा वर्ण नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गए, ठीक है। तो 8 यहाँ तक हो गया। अब आपका छठा वर्ण हमेशा क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा, और 5वां वर्ण क्या हो जाएगा? लघु हो जाएगा। ये आपका था अनुष्टुप सन, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना, इसके लक्षण ध्यान रखना है, इससे संबंधित प्रश्न आ सकता है। तो और उदाहरण आपको कोई भी आया तो आपको पहले इसमें वर्ण गिनना है। उसके बाद में आपका सन है इंद्रवर्जा, जो एक एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। आपके एग्जाम में आ सकता है इंद्रवर्जा। तो इंद्रवर्जा में टोटल जो वर्ण होता है, टोटल नहीं, एक लाइन में जो आपके एक चरण होता है संध का, उसमें वर्ण कितना होता है? 11 वर्ण होता है। अब टोटल क्या दिया जाए तो 11 × 4, तो टोटल वर्ण जो पूरा श्लोक लिखा आएगा उसमें होगा आपका 44 हो जाएंगे, क्योंकि 4 चरण होते हैं। तो एक में 11, 2 में कितने 22 हो गए, तो ऐसे 4 चरण में कितने हो गए? 44 होगा। लेकिन आपके इसको ध्यान रखना, इंद्रवर्जा में 11 वर्ण होता है। एक ही आपको श्लोक जो एक चरण दिया जाएगा उसमें 11 वर्ण होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई इंद्रवर्जा में टोटल कितने, इसके वर्ण कितने होते हैं, तो आपको यहाँ 11 ध्यान रखना है। इसका लक्षण क्या होता है? स्यादि इंद्रवर्जा यदि तो जगोग, स्यादि इंद्रवर्जा यदि तो
जगोगा, शादी इंद्र वर्जा यदि तो जगोगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका लक्षण आपका ध्यान रखना है कि शादी इंद्र वर्जा यदि तो जगोगा। एंड इसका मतलब क्या होता है, इसमें दो तो तगण होते हैं और एक होता है जगण। तो आपको पता है इंद्र भगवान क्या थे, दो तो तगड़े थे और एक झगड़े इसके जिसके पास में दो तगड़े होंगे तो फिर झगड़ा हो जाएगा। तो आपको इसको ध्यान रखना, इंद्र का मतलब शक्तिशाली होता है, दो तगड़े फिर झगड़े। तो आप इस संत को याद करने के लिए एक तरीका रखना है कि इंद्र यानी दो तगड़े फिर झगड़े। तो आपको इंद्र वर्जा संध में आपको ध्यान रखना है कि दो तो तगण होगा और एक होगा जगण, और अंतिम में आपके क्या आ जाएगी, दो गुरु होगी। अंतिम में आपकी क्या आ जाएगी, दो गुरु। फिर आपके एग्जाम में जैसे उसका लक्षण लिखा, उसके बाद में आपको नीचे लिखना है यस्मिन् संस्य प्रत्येक शरण्यसु 11 वर्ण भवति। ठीक है, 11 वर्ण आपके इसमें होते हैं। फिर आपको लिखना है कि इसमें कर्मशः तगण जगण और गुरु भवति। तो आपको लिखोगे कि इसमें है ना, इसमें ये आप लिखोगे कि आपके है ना दो तगण होते और एक जगण होते और गुरु। तो दो तगड़े फिर झगड़ा, दो तगड़े होंगे तो ही झगड़ा करने में मजा आएगा ना। तो इंद्र वर्जा में ये, तो इसका उदाहरण हंसो यथा पत्ररंजस्त सिंहो यथा मकरंद चस्त। ये वाला आपको अगर उदाहरण याद रहता तो अच्छी बात, ये नहीं तो आपको दूसरा उदाहरण अर्थो ही कन्या परकीय एवं तामध्य संप्रेष्य परिग्रहितु। तो आपको देखो अर्थो ही कन्या, तो आगे देखो अर्थ अ पे कौन सी दो मात्रा लग रही है, ठीक है, इस पे आपको दो मात्रा लगानी है। और अर्थो इसके ऊपर देखो आधा अक्षर आ गया, इसी वजह से अ पे दो मात्रा लगी है। और थो पे भी दो मात्रा हो गई, ही पे आपकी एक मात्रा हो गई। तो देखो आपका कौन सा गण बनता है, ताराज बन रहा है। फिर देखो कन्या ही हो गया, क पे अब देखो आगे क्या न आपका आधा आ रहा है, तो क पे क्या दो मात्रा हो गई, कन्या पे दो हो गए। फिर आपका एक प पे, तो फिर क्या होगा, वापस तगण बन रहा है। कौन सा बन रहा है, तगण बन रहा है। फिर पर पे र पे एक और की पे कौन सी की है, बड़ी है, और य पे एक, तो ये फिर कौन सा बन गया, ज बा न बन गया। फिर आपको देखो अंतिम में देखो यहाँ पे कौन से आ रहा है, दो गुरु हो रही है, ठीक है। तो अंतिम में आपके दो गुरु हो गए। फिर वापस दूसरा शरण शुरू हो गया, तो ताम्यद्य वाला ये दूसरा शरण है आपका। तो आपका इसका दूसरा शरण में भी आपके ऐसे कैसे हो जाएगा, तामध्य संप्रेक्ष्य, ठीक है। तो आपके दूसरे शरण में भी आपके यही होगा, ताम इस पे भी आपके दो मात्रा, ठीक है। म पे आपको दो मात्रा कैसे, क्योंकि द होता है कि ऐसा आपका आता है ना, ये दध्य, तो आपको पता होगा ये कैसे मिला, आधा द है और फिर ये होता है, तो दध्य, तो द आपका आधा हो गया, तो आपका म पे कौन सा हो गया, गुरु की मात्रा हो गया। संप्रेष्य, तो देखो स म आधा आ गया, तो इसके स पे कौन सी हो गई, गुरु मात्रा हो गई। प्र स आधा आ गया आगे, तो उसके प पे आपसे गुरु मात्रा हो गई। परिग्रहेतु, इसी पे अंत में ही तू पे देखो आपको दो गुरु हो गई। तो ये था आपका इंद्रवर्जा, आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। इसके दोनों उदाहरण आप देख लो, अर्थो ही कन्या वाला या हंसो ये था, जो भी आपको याद है वो कर दो। फिर आता है उपेंद्र वर्जा। अब उपेंद्र वर्जा में भी क्या होती है, 11 होती है। तो इसमें क्या होता है उपेंद्र वर्जा में, तो उपेंद्र वर्जा का लक्षण होता है उपेंद्र वर्जा जत जास्तो गो। उपेंद्र वर्जा का लक्षण क्या हो जाएगा, उपेंद्र वर्जा जत जास्तो गो, ये आपको ध्यान रखना है। और इंद्र वर्जा का लक्षण होता है स्यादि इंद्र वर्जा यदि तो जगोगा, ठीक है। उपेंद्र वर्जा जब जास्तो गो, यानी इसके क्या होता है कि अस्मिन सदस्य प्रत्येक शरण में कितने 11 वर्ण भी होते हैं, इसमें भी 11 होते हैं, इंद्र वर्जा में भी 11 होते हैं। और दूसरा जो आपका उपजाति जो इंद्र वर्जा और उपेंद्र वर्जा दोनों मिलके बना है, उसके भी कितने वर्ण होते हैं, 11 ही होते हैं, ठीक है। तो उपेंद्र वर्जा में 11 वर्ण होते हैं, लेकिन इसमें क्या जथ, इसमें देखो आपका पहला कौन सा, जब जास्तो गो, ये आपको ध्यान रखना है। तो ज यानी पहले कौन सा आ रहा है, ज गण आ रहा है, कौन सा गण आ रहा है, ज गण आ रहा है पहला इसमें। फिर आपके आ रहा है त गण, फिर वापस ज गण आ रहा है, ठीक है। तो इसमें प्रत्येक शरण में 11 वर्ण होते हैं, और पहले ज गण, फिर त गण, फिर ज गण, फिर अंत में दो गुरु हो गई है, ठीक है। क्रमशः ज गण, त गण और ज गण। तो आपको उपेंद्र वर्जा में याद रखना, पहले झगड़ा, फिर तगड़ा, फिर वापस झगड़ा, ठीक है। और इंद्र वर्जा में आपने कैसे दो तगड़े फिर झगड़े, तो उपेंद्र वर्जा में क्या, पहले झगड़ा, फिर तगड़ा, फिर वापस झगड़ा, ठीक है। तो इसकी पहचान करने के लिए यही ध्यान रखना। अब इसका उदाहरण है तो आपका क्या होगा, तमे माता सपिता तमे वाला, ठीक है। तो आपके इसके ऊपर
उदाहरण आपका क्या हो जाएगा, तमे माता सा पिता तमे। अब इसकी मात्रा देखो, व पे आपकी एक मात्रा लगेगी, ठीक है, म पे आपकी दो गुरु हो जाएगा, और ये तो देखो कौन सा होगा, ज भा न हो रहा है, ठीक है, ये ज भा न हो रहा है, जगण हो रहा है। फिर वापस माँ पे दो, ता पे आपकी दो, ठीक है, फिर स पे एक, तो ये क्या होगा, ता रा ज हो रहा है, तगण हो रहा है। फिर आपके देखो पी पे एक, फिर दो मात्रा, ठीक है, तो आपका फिर ये कौन सा गण हो रहा है, जबान हो रहा है, ठीक है, और अंत में आपके गुरु। तो ये ध्यान रखना, इसमें तमे माता सा पिता तमे वाले में, तो इसमें क्या हो जाएगा, अंतिम में क्या आ जाएगा, दो गुरु होगी, ठीक है। तो ये था आपका उपेंद्र वर्जा। अब आता है जैसे उपजाति संध। उपजाति संध जो होता है ना, वो इसमें भी 11 होता है। अब 11 वर्णों पे 3 संध है। इंद्र वर्जा में आपको ध्यान होना चाहिए कि इसमें भी 11 होता है, लेकिन लक्षण अलग होता है। उसमें आपको पहले तगण आएगा, ठीक है, दो तगड़े फिर झगड़े। और उपेंद्र वर्जा में क्या आएगा, पहले झगड़ा फिर तगड़ा फिर झगड़ा, यानी पहले जगण आएगा, ठीक है। और उपजाति में दोनों का संयुक्त होगा, इंद्रवर्जा और उपेंद्र दोनों मिलके आएगा। एक चरण इंद्रवर्जा का तो दूसरा चरण किसका आएगा, उपेंद्र वर्जा का आएगा, और तीसरा चरण वापस इंद्रवर्जा या उपेंद्र वर्जा या इंद्रवर्जा का भी आ जाएगा। ये आपका इसका था उपेंद्र उपजाति संध। फिर नेक्स्ट हमारा संध आता है मालिनी। मालिनी में आपके प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं, 15 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं, 15 वर्ण होते हैं मालिनी में, ठीक है। प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं, इसके 15 वर्ण होता है। और इसका लक्षण होता है न न म य युक्ते मालिनी भोगिनी लोके। क्या हो जाएगा इसका लक्षण, न न म य युक्ते मालिनी भोगिनी लोके, ठीक है। इसका लक्षण क्या हो जाएगा आपको, न न म य युक्ते मालिनी भोगिनी लोके। ये आपको ध्यान होना चाहिए लक्षण इसका, ठीक है। लक्षण आपको याद होना चाहिए, न न म य युक्ते मालिनी भोगिनी लोके। अब भोगी कितने होते हैं, 8 होते हैं, और लोक कितने होते हैं, 7, यानी 8 और 7 पे क्या होते हैं, यति गति, ठीक है। तो प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि मालिनी छंद में यति कति वर्णा भवति, ठीक है, यति कति वर्णा भवति, तो आपको लिखना 8 7 पे, ठीक है, न कि 7 8 पे। तो आपको कितने वर्णों पे यति होती है, 8 और 7 पे होता है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है, यानी 8 और 7 पे आपको क्या होती है, इसकी यति गति होती है। ये जैसे इसका अस्मिन संस्य प्रत्येक, आपको नीचे ये जो लक्षण लिखोगे इसके नीचे आप लिखोगे अस्मिन संस्य प्रत्येक सर्णेषु पंचदश वर्णा भवति कर्मश। जैसे ये लक्षण होता है न, तो यानी दो तो हो गए न गण, फिर न म बोल यानी म गण, फिर य यानी दो हो जाएंगे य गण हो जाएंगे, ठीक है। न यानी दो न गण, म और दो य गण, ठीक है। टोटल इसके कितने 15 वर्ण होते हैं, तो 15 3 कितने टोटल वर्ण गण हो जाएंगे, 5 गण हो जाएगा। दो तो न गण हो गया, एक म गण हो गया, और दो य गण हो गया, तो ये टोटल गण हो जाएंगे ये, ठीक है। यानी आपको इसमें पहले ध्यान रखना, न गण पहले आएगा, फिर वापस दूसरा भी बार में भी न गण आएगा, फिर म गण आएगा, फिर ये गण आएगा। इसका लक्षण होता है न म य युक्त य मालिनी भोगिनी लोके। भोगी होते 8 और लोके होते 7, यानी 8 और 7 पे क्या होती है, यति होती है। इसका उदाहरण मम ही पितृ भी रस्य प्रस्तुतो ज्ञाति भेद। इसका जो उदाहरण है तो वो आपका इसका आप लिख सकते हैं, क्या होगा, मम ही पितृस्य प्रस्तुतो ज्ञाति भेद, ठीक है। आप देखो म पे देखो एक मात्रा लगाएंगे, म पे कितनी आपकी देखो म एक मात्रा, ही पे भी एक मात्रा, यानी नशल हो गया। फिर देखो पी यानी एक, क्योंकि आपके ई की मात्रा है ना छोटी। अब त्रि भी क्या होता है, लघु वर्ण होता, लघु स्वर होता है ना, तो इसके भी ऊपर एक की मात्रा। अब भी पर भी एक की मात्रा, तो तीनों देखो न यानी नशला दो न गण हो गया। फिर देखो र, अब र के ऊपर आपको 2 की मात्रा लगानी है, ठीक है, और य के ऊपर भी 2 की मात्रा हो गई, तो ये हो गया। और प्र के ऊपर भी आपके 2 मात्रा, तो माता रा, ठीक है, मगन हो गया। फिर वस्तु तो इसके ऊपर एक मात्रा आ जाएगी, तो पे 2 मात्रा हो जाएगी, और ज्ञा पे 2 मात्रा हो जाएगी, और ती पे 1 मात्रा हो जाएगी, और फिर भेद
इस पे भी एक मात्रा और द पे भी एक, क्योंकि इसके पीछे क्या है आपका विसर्ग होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा लास्ट वाला गण कौन सा बन जाएगा आपका, ये गण हो जाएगा। यम आता राजा बानगा वाला आपको सूत्र से पता करोगे तो ये इसका ये गण हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट छंद है वंशस्थ, उसमें भी कितने वर्ण होते हैं, 12 वर्ण होते हैं। टोटल कितने वर्ण होते हैं, टोटल पूरे शरण में तो 4 शरण होते हैं, तो इसी हिसाब से अलग प्रत्येक चरण में इसके कितने वर्ण होते हैं, 12 वर्ण होते हैं। तो वंशस्थ में भी प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं, 12 होते हैं। इसका लक्षण होता है जतो तु वंशस्थ मुदीरितम जरो। इसका लक्षण क्या होता है, जतो तु वंशस्थ मुदीरितम जरो। ठीक है, तो ये लक्षण आपको याद रखना है। ठीक है, तो पहले आपको इसको लक्षण ध्यान रखना, जतो तु वंशस्थ मुद्रितम जरो, यानी अस्मिन संस्य प्रत्येक शरण में क्या 12 वर्ण होता है। ठीक है, और फिर कर्मश इसके गण कौन सा है, पहला गण कौन सा होगा, ज गण होगा। कौन सा गण होगा, ज गण होगा। फिर होगा त गण होगा, फिर वापस ज गण होगा, फिर वापस क्या होगा, र गण होगा। यानी क्या होगा, एक तो पहले तो ज गण आएगा, फिर त गण आएगा, फिर वापस ज गण आएगा, फिर आपका कौन सा आएगा, र गण होगा। ठीक है, यानी 4 गण हो गया, क्योंकि एक गण में कितने वर्ण होते हैं, 3, तो 4 3 12, यानी पूरे 12 वर्ण का हो जाता है। ठीक है, तो आपको इसका लक्षण देख लो, जतोतु वंशस्थ मुद्रितम जरो। फिर इसका उदाहरण, तो उदाहरण में देखो, भवंती नम्रस्त रव फलोद गमे। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसका पूरा श्लोक भी आप लिख सकते हैं और आगे वाली एक लाइन पे आप लिख सकते हैं, भवंती नम्रस्त रव फलोद गमे। ठीक है, तो ये इसका आपका इसका वंशस्थ का कौन सा है, उदाहरण है। तो इसका उदाहरण भवंती नम्रस्तव फलोद गमे, ये इसका उदाहरण हो गया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इसमें 12 वर्ण होता है। लक्षण इसका होता है जतोतु वंशस्थ मुद्रितम जरो, पहले जगण आता, फिर तगण आता, फिर जगण आता, फिर रगण आता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है इसका। फिर आपका नेक्स्ट जो संध है वो वंश तिलका। इसमें वर्ण कितने होते हैं, प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होता है। लक्षण होता है उक्ता वंश तिलका तबजा जगोगा। इसका लक्षण क्या होता है, उक्ता वंश तिलका तबजा जगोगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी लक्षण उक्ता वंश तिलका तबजा जगोगा, यानी पहले कौन सा आएगा, त गण आएगा, पहले कौन सा आएगा, त गण, फिर कौन सा आएगा, भ गण आएगा, फिर भ गण आएगा, फिर कौन सा आ जाएगा, ज गण आएगा, फिर कौन सा आएगा, ज गण आ जाएगा। ठीक है, ज गण होगा, फिर आप क्या हो जाएगा, गोग, यानी एक लघु और एक गुरु की मात्रा आएगी। ठीक है, तो इसका वंश तिलका का आप उदाहरण देख लेना। और चे ये चे इसकी फिर आता है आपका सिकरणी। सिकरणी में प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं, आपको प्रत्येक चरण में आपका सिकरणी पे ये ध्यान रखना है कि 17 वर्ण होते हैं। ठीक है, इसका लक्षण होता है रसे रुद्र शीना यमन शबलाग शिकरणी। रसे रुद्र शीना यमन सबलाग शिकरणी। तो इसका लक्षण हो गया रसे रुद्र शीना यमन सबलाग। पहले इसके प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होता है, फिर इसमें गण होता है, य गण होता है, म गण होता है, न गण होता है, श गण होता है और भ गण होता है, और लास्ट में लघु गुरु होता है। लास्ट में क्या होती है, लघु गुरु की मात्रा आती है। ठीक है, तो इसका ये लक्षण आपको देख लेना, ये लक्षण है रसे रुद्र शीना यमन शबलाग शिकरणी। ठीक है, ये तो इसका लक्षण है। फिर इसके अंदर देखो रस, रस का मतलब क्या होता है, रस कितने होते हैं, 6 होते हैं। कितने होते हैं रस, ठीक है, ये रस शब्द आया, रस कितने होते हैं, 6। ठीक है, रुद्र, रुद्र कितने होते हैं, 11। तो आपको उसमें होता है यति और गति। जो आपको यति होती है ना, वो 6 और 11वें वर्ण पे होगी। एक तो 6 होगा और 11वां जो अंतिम वो लास्ट होगा, लास्ट वर्ण पे होगी। ठीक है, यानी 17 वर्ण ही होगा अंतिम वर्ण। तो 6 और 11 पे इसकी क्या होती है, यति होती है। क्या होती है, यति होती है। ठीक है, फिर इसका उदाहरण, तो पुत्र या पृथ्वी या पुत्र्यास्ते जननी बहव संति सरला। ठीक है, ये इसका उदाहरण है, पृथ्वी या पुत्रास्ते जननी बहव
संति सरला। ठीक है, ये इसका उदाहरण है। पृथ्व्या पुत्रास्ते जननी वह संति सरला, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है शिखरणी। ठीक है, फिर आपका इसके बाद में आता मंद्राकांता। मंद्राकांता में भी 17 पे आपके दो संध है, मंद्राकांता और शिखरणी। ठीक है, शिखरणी में पहले आपका इसका लक्षण होता है रसे रुद्रशिना यमुना शबलाग, यानी यह गण पहले आएगा। और मंद्राकांता का लक्षण होता है मंद्राक्रांता अंबुधि रस नरगेमो बनो तो ग युगम, यानी पहले मंद्राकांता में मतलब क्या होगा, पहले म गण आएगा। पहले कौन सा गण आएगा, आपका म गण आएगा। और शिखरणी में पहले कौन सा आएगा, यह गण आएगा। तो इसमें आपको ध्यान रखना, कोई उदाहरण आ जाता है, श्लोक लिखा हुआ आता है, इसमें पहचान करने की भाई कौन सा संध है गण लिखा के, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसमें वर्ण गिनना है। ठीक है, क्योंकि वर्ण गिन के आपको पता करना है, वर्ण गिनना, फिर इसमें मात्रा आपको वर्ण गिनोगे तो मान लेते कितने 17 वर्ण होते हैं। अब 17 होते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें शिखरणी है या मंद्राकांता। ठीक है, फिर आपको आगे वाला गण लगाना, गण लगाओगे तो भाई शिखरणी में तो ये गण आता है पहले, ये मन शबलाग होता है। और मंद्राकांता में क्या होता है कि पहले म गण आता है। ठीक है, मंद्राकांता रस नरगेमो व युगम, यानी आपको पहले म गण आएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें कौन सा गण होगा। ठीक है, इस हिसाब से आप, तो मंद्राकांता का आपका लक्षण है इसका आप लिख भी सकते वीडियो को रोक करके। ठीक है, मंद्राकांता का आपका इसका लक्षण हो जाएगा आपका मंद्राकांता रस नरगेमो बनो तो ग युगम, ये इसका लक्षण है। ठीक है, तो आप इसको लिख भी सकते हैं। ठीक है, इसमें भी आपको 17 वर्ण होता है, लेकिन इसमें देखो मंद्राकांता रस कितने होते हैं, 6 होता है। ठीक है, और नग 7 होता है, यानी 4 से 7 पे इसकी क्या होती है, यति गति होती है। ठीक है, 4 6 और 7 पे इसकी क्या होती है, यति गति होती है। अंबुधि यानी जो समुद्र होता है वो 4 माना गया। ठीक है, तो इसके 4 से 7 पे इसकी क्या होती है, यति गति होती है। इसका उदाहरण आपको शांताकारम भुजनशयनम पदनामम सुरेशम वाला, ये आप लिख सकते हैं। इसका उदाहरण क्या होता है, इसका शांताकारम ठीक है, शांताकारम भुजनशयनम क्या हो जाएगा, भुजगशयनम, शांताकारम भुजगशयनम पदनामम पदनाभम। ठीक है, पदनामम सुरेशम। ठीक है, ये हो जाएगा इसका शांताकारम भुजगशयनम पदनाभम सुरेशम। ठीक है, ये इसका उदाहरण हो जाएगा मंद्राकांता का। तो ये आपको संध है जो इम्पोर्टेंट है। फिर एक आता है आपका सादुलु विकृतम। तो सादुलु विकृतम में क्या होता है, उसमें कितने वर्ण होते हैं सादुलु विकृतम में, सादुल विकृतम में टोटल प्रत्येक शरण में तो उसके जो वर्ण होता है ना वो कितना होता है, 19 वर्ण का वाला होता है। यानी आपको जो भी आएगा तो उसका 19 वर्ण आता है। तो सबसे ज़्यादा वर्ण किसी में आता है सादुल विकृतम, एक होता है स्तनग्रंथ, उसमें 21 होता है। तो अब वो आपकी पाठ्यक्रम में नहीं है, तो सादुल विकृतम वाला आपको 19 वर्ण वाला आता है, तो वो हो जाए आपका सादुल विकृतम। श्लोक पहले आपको जो प्रश्न आता है श्लोक संबंधित, तो आपको पहले क्या करना है, आपको इसको वर्ण को गिनना ही है। वर्ण जो गिन के भी आप इसकी मात्रा लगानी है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि भाई हमारे इस श्लोक में अगर 8 आता है तो 8 किसकी होती है, 8 पे आता है तो आपका कौन सा हो जाएगा, अनुष्टुप हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, अनुष्टुप हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आता है 11 पे हमारे पास में 3 है। एक तो इंद्रवर्जा है, एक कौन सा है, उपेंद्र वर्जा। ठीक है, एक होता है हमारा उपजाति। ठीक है, उपजाति। तो ये है तीनों 11 पे। तो इंद्रवर्जा का स्यादि इंद्रवर्जा यदि तो जगोगण, यानी 2 तगण होते हैं और एक जगण होता है। ठीक है, और अंतिम में क्या होते हैं, गुरु मात्रा होती है। उपेंद्र वर्जा में पहले कौन सा आएगा, जगण आएगा,
फिर तगण आएगा, फिर जगण आएगा। उपजाति में क्या होगा कि दोनों का मिश्रित आएगा, वो उपजाति संध है। प्रश्न ऐसे भी आ जाएगा है कि उपजाति संध क मिश्रित संध भवती, तो आपको हो जाएगा इंद्रवर्जा और उपेंद्रवर्जा दोनों का। फिर इसके बाद में 11 के बाद में 12 किस में आता है? वंशस्थ। वंशस्थ में कितने होते हैं? 12 होते हैं, ठीक है। जतो तु वंश मुद्रितम जरो, ठीक है, उसमें 12 होता है। 12 के बाद में देखो आता है 14 आता है वसंत तिल का। वसंत तिल का क्या होता है उदाहरण उसका? तबजा जगोगा, ठीक है। तो वसंत तिल का क्या होगा? पहले तगण आएगा, फिर वगण आएगा, फिर जगण आएगा, तबजा जगोगा, और 2 अंतिम में आएगी गुरु मात्रा आएगी इसकी भी, ठीक है। इसके बाद में आपके 15 पे है मालिनी, तो न